नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक दल अध्याय 4 परिचय। लोकतंत्र की अपनी यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। कक्षा 9 में हमने देखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार संगठन संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक, लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप की चर्चा की। इस यात्रा में समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति, कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें। खासकर अपने देश में राजनीतिक दलों के बारे में। हमें दलों की ज़रूरत क्यों है? लोकतंत्र के लिए कितने दल होना बेहतर है? इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हैं और इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आमतौर पर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल है। अगर आप देश के एक दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में जाएं, कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है आपको ऐसे मिले जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ मालूम भी ना हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम होगा, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ नहीं जानता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की बुराइयों के लिए दलों की जिम्मेवार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए सभी दलों को ही दोषी माना जाता है। राजनीतिक दल को लोगों के एक संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है। चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित ध्यान में रखकर समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है। समूह हित विवादित विचार, इसे लेकर आपकी राय अलग अलग हो सकती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियों और उससे बेहतर है। वह लोग समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज या बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज किसी भी हिस्से से संबंधित होते हैं, इसलिए उनका नज़रिया समाज के उनके वर्ग, समुदाय विशेष तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उस नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल 3 प्रमुख हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल क्या करते हैं? मालूम। राजनीतिक दल पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम में कई तरह करते हैं। राजनीतिक दल की ज़रूरत। दलों के काम की इस सूची में उस सवाल का जवाब मिलता है जो खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी तक इस सवालों को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। अगर दल ना हो तो उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब उनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी फायदे कराने में स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। अगर गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमे में बंट जाता है और हम खेमों सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार का पैनल उतरता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही तरह का करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा।
पुराना विकसित हो या अविकसित विकासशील। कितनी राजनीतिक दल है? लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देश बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग के नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ के पार्टियां सी सक्रिय हैं। ऐसे ही सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देश में सिर्फ एक ही दल सरकार बनाते हैं, चलाने की अनुमति है। इस कारण इन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कक्षा 9 में हमने देखा है चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानून रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती है। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता, इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दल को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव और प्रतिद्वंदिता कराने की अनुमति होनी चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले सवाल में संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि कोई भी बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। एक लंबे दौर पर कामकाज के बाद खुद विकसित होती है, और इसे समाज की प्रकृति, इससे राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक का इतिहास, इसकी चुनावी प्रणाली, सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता है। देश में अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत बहुदलीय व्यवस्था है तो इसका कारण है कि 2-3 पार्टियां इसे बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई भी आदर्श प्रणाली चले या संभव नहीं है। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती है। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं बात यह आंशिक रूप से सही है। बड़े नमूनों पर आधारित कई दशकों तक चलते आ रहे सर्वेक्षण के तथ्य हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती है। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं करते, बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने में काफ़ी ज़्यादा था। यही बात ज़्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होता है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जिसे पर लोगों सबसे कम भरोसा करते हैं। राष्ट्रीय दल। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में सिर्फ एक इकाई से अस्तित्व रखने वाले दल, अनेक संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों के विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखे गए सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियां, कार्यक्रमों और रणनीतियों को मानती हैं। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग ने अपना पंजीकृत कराना होता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार को और कुछ अन्य लाभ पाने वाले पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं। कोई दल कितने % वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। जब कोई पार्टी विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है, तो कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का
अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े वोट का 6% हासिल कर दे तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2019 में प्राप्त 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी। भारत में क्षेत्रीय पार्टियां 13 अप्रैल 18 की स्थिति। क्षेत्रीय दल, इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नज़रियों के पार्टियों के क्षेत्रीय ही हों। इनमें से कुछ आखिरी भारतीय दल हैं पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयाँ हैं। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। हमने देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियाँ कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज में गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएंगे। पुरानी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते थे कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक से ढंग से नहीं करते हैं। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों और पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, ना ही नियमित रूप से संगठित बैठकें होती हैं। इनके अतिरिक्त चुनाव भी नहीं होते हैं। कार्यकर्ताओं से वह सूचनाओं का साझा भी नहीं करते हैं। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। इसके पास न तो नेताओं से जुड़ा फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, ना ही कोई माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी का नेता हथिया लेता है। चूँकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए उसे असहमत होते हैं उसका पार्टी के टिके रहना पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांत और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता की निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही बड़ी जुड़ी है। यह वंशवाद की चुनौती है। चूँकि अधिकांशतः दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए सामान्यतः कार्यकर्ता के नेता बसने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वह अनुचित लाभ लेते हैं, अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। उनके दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों में सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती दलों में पैसे और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। क्योंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, इसके लिए कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीके से अपनाने से परहेज नहीं करती है।
वह ही उम्मीदवार उतारती है जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, पैसा जुटा सके। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियों और अमीर लोगों उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत कर सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थन में लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बड़ी भूमिका को लेकर चिंतित है। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीन की स्थिति की है। समर्थन विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों दलों के बीच वैचारिक अंतर कम हो गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यौरों का रह गया है कि नीतियाँ कैसे बनाई जाएं, उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोग के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता है, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों से सुधार हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यह राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? अगर वह तैयार नहीं है तो क्या इन्हें सुधारने को मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के राजनीतिक दल सवालों को लेकर परेशान है, ऐसे सवाल जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरकार फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कहते हैं। लोगों को बदल सकते हैं, उनकी जगह फिर नेता लेते हैं। अगर वे सुधारना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गौर करें। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों में मंत्रिमंडल या पैसे के लोग दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस कानून से दल बदल में कमी आई है। इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठना भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व में कोई फैसला करता है तो सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। उच्च न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभुत्व कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं। ऊपर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना सही है या नहीं, यह जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक यह बात भरोसे से नहीं कर सकते हैं कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद राजनीतिक अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी है। दलों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता है। यह बात अभी तक कही जा सकती है कि किसी राजनीतिक दलों के अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए गए हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों के लिए सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं। सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराना, यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में जरूर टिकट दे। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव पर खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे या मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकता है, या फिर
पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुविधाओं को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इन्हें कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान ही बात करते हुए हम सावधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह हो सकता है। इससे भी सभी दल कानून के दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते हैं। अभ्यास